बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र या प्रक्षेपण यान। मतलब ये हुआ हम लोग अंतरिक्ष केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। अंतरिक्ष को अंग्रेजी में हम लोग स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। और ये प्रक्षेपण यान के बारे में ही पढ़ेंगे कि कौन कौन सा यान अभी तक में प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष केंद्र जो है वो भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के बारे में यदि कोई पूछे कि भारतीय अंतरिक्ष केंद्र जो है तो वो कहाँ है, तो वो इसरो में है। कहाँ पर है? इसरो में। अब इसरो का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसरो एक शॉर्ट फॉर्म है ISRO। यहाँ तक समझ में सबको आया कि नहीं बताइए पहले जी। क्या समझ में आया बोलिए? ISRO। आई से इंडियन, इसके बाद क्या है? एस। तो एस से क्या होगा? स्पेस। फिर क्या है? आर से क्या होगा? रिसर्च। क्या होगा? रिसर्च। और क्या बचा? ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। अब फिर से बोलिए ISRO। I for Indian। S for space। R for research। O for organization। यानी कि इसरो का जो फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बताएंगे आप लोग कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बताइए फिर से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। फिर से बोलिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। एक बार पुनः बोलिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। समझ गए? तो इसरो का फुल फॉर्म तो सबसे पहले आप लोग समझ गए। अब ये इसरो की यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई तो देखिए यह 15 अगस्त को, कितने अच्छे दिन में यह स्थापना किया गया है। नहीं, स्वतंत्रता दिवस हुई थी, हम लोगों को भारत की आज़ादी मिली थी, उस दिन ये आपको जो है ये इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त को। हम लोग भूलेंगे नहीं इस बात को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को यानी कि 1969 यानी कि 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी। बताएंगे आप लोग कि इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। बिल्कुल ठीक है। तो इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। बिल्कुल सही। तो इसरो का फुल फॉर्म हिंदी में क्या होगा बताइए? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या बोले? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बात समझ रहे? तो ये इसरो था और इसरो का फुल फॉर्म था, ये भी हम लोग समझ गए, स्थापना भी समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि इसका हेडक्वार्टर जो है जिसको हम लोग मुख्यालय हिंदी में कहते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसरो का मुख्यालय जो है वो है आपको बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इसको याद रखने के लिए बिल्कुल आसान भाषा में समझिए कि इसरो से जब कोई भी यान को छोड़ा जाएगा ना, कहीं हो सकता है उस यान का डीजल खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, तो वो अंधाए से कहाँ गिरेगा? धरती पर। तो आप धरती पर जल्दी से क्या हो जाएगा? बगल हो जाइएगा। क्या हो जाएगा? बगल हो जाइएगा। अगर बगल नहीं होइएगा तो उसी में चले जाएगा। इसलिए याद रखिए बगल से बेंगलोर, बगल से बेंगलोर। यानी कि इसरो की स्थापना जो हुई है 15 अगस्त 1969 में हुई है, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई है वो स्थापना ये तो समझिए मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय मतलब बेंगलोर। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर है। और जब ये स्थापना जो हुई थी ना उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई। क्या नाम था? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। साराभाई। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? विक्रम साराभाई। कहने का मतलब ये है कि इसरो की जो स्थापना हुई ना 15 अगस्त 1969 को, इसके बाद क्या हुआ कि कुल मिलाकर के सारा काम दे दिया किसको? साराभाई को। विक्रम को। सारा काम किसको दे दिया? विक्रम को दे दिया। सारा काम किसको दे दिया? विक्रम को दे दिया। और तो ठीक क्या बताया आपको कि सारा काम किसको दे दिया गया? विक्रम को दिया गया। इसलिए याद रखिएगा इसके जो प्रथम अध्यक्ष है, और हम अध्यक्ष का अंग्रेजी कल बताए थे, किनको याद है ये बताइए? हमको याद है। बोलिए। स्पीकर। क्या होगा? स्पीकर होगा। तो प्रथम अध्यक्ष क्या चीज के प्रथम अध्यक्ष? इसरो के प्रथम अध्यक्ष। बताएंगे आप लोग? इसरो के प्रथम अध्यक्ष। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम नहीं बोलिए, विक्रम। विक्रम। हाँ बिल्कुल, विक्रम साराभाई जो थे वो उनके अध्यक्ष थे, इसरो के अध्यक्ष थे। बिल्कुल। इसके बाद है कि विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और देखिए पहली बार जो अगर किसी संस्थान की स्थापना किया जाएगा और जो उसका अध्यक्ष बनेगा उसी को जनक भी बोलेंगे ना, उसी को फादर भी बोलेंगे ना, उसी को पितामह भी कहेंगे ना। इसीलिए विक्रम साराभाई जो प्रथम अध्यक्ष थे उन्हीं को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम
बताएंगे आप लोग। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। हाँ, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता भी कहा गया। बताइए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता किसको कहा गया? विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा गया। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का जनक या पिता कहा गया। फिर से बताइए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा गया। भारतीय अंतरिक्ष जनक या पिता कहा गया। विक्रम साराभाई को कहा गया। फिर से बोलिए। भारतीय अंतरिक्ष का जनक या पितामह विक्रम साराभाई को कहा गया। मतलब जितना भी आपको काम था ना वो सब विक्रम जी को दे दिया, और भारतीय अंतरिक्ष का जितना कार्यक्रम था सब उसको सौंप दिया गया। और क्या किया गया, तो उन्हीं को पितामह भी मान लिया और उन्हीं को प्रथम अध्यक्ष भी माना। प्रथम अध्यक्ष, क्योंकि इसके अध्यक्ष बार बार अभी भी दूसरे हो गए होंगे। ये 1969 के थे, वो तो डेड हो गए होंगे या रिटायर हो गए होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यही प्रश्न फिर आगे बार बार आएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा आगे, इसलिए अभी ही याद कर लीजिए। राष्ट्रीय सुदूर है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र। बोलेंगे जरा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदीकरण। संवेदी केंद्र। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र है। क्या है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो है ना, देखिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी, सुदूर दूर दूर आ रहा है। अब जैसे अब यहाँ से हमको कहीं जाना है, कोलकाता जाना, दिल्ली जाना है, बनारस जाना है, और जब कोई बोल दे कि इतना दूर है तो हम लोग क्या होते हैं, हदर जाते हैं। हदर करके क्या करते हैं, मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, धीरज खो देते हैं। तो इसलिए समझिए कि राष्ट्रीय सुदूर, सुदूर का नाम जैसे कोई बोलेगा तो हदर जाएंगे, इसलिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो है वो दूर के नाम पर हदर जाएंगे, इसलिए हैदराबाद हो जाएगा। इसका है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर राष्ट्रीय सुदूर जब कहेगा, फंसाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट भी क्वेश्चन कहा जा सकता है। राष्ट्रीय सुदूर कहेगा तो हैदराबाद, और याद रखने के लिए बिल्कुल आसान है, राष्ट्रीय में रा लगा हुआ है, हैदरा में रा लगा हुआ है। हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही बोलेगा तो याद रहेगा। राष्ट्रीय में रा लगा हुआ है, हैदराबाद में रा लगा हुआ है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहेगा तो हैदराबाद। जब भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र कहेगा तो देहरादून हो जाएगा। जब भारतीय, देखिए अंतर थोड़ा सा है, राष्ट्रीय और भारतीय। जब भारतीय कहेगा तो देहरादून हो जाएगा। भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र कहेगा, है ना, तो देहरादून। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहेगा तो हैदराबाद। अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे, बात समझ रहे हैं? तो भारतीय सुदूर संवेदी मतलब कि भारत के लोग दूर जाकर के काम करते हैं, तो कहाँ जाकर काम करेंगे? अपने दूर जाकर के काम करते हैं, साथ में अपने देह को धून देते हैं, इसलिए देहरादून। यानी कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहे या भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र कहे, इसका आंसर हो जाएगा आपको देहरादून। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहे हैदराबाद। तो एक बार बताइए कि हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं VSSC। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपको तिरुअनंतपुरम में, जो कि केरल की राजधानी है। तो बताएंगे आप लोग कि तिरुअनंतपुरम जो है वो किसकी राजधानी है? केरल की राजधानी है। साथ में ये भी आप याद रखिएगा कि VSSC, यानी कि VSSC का फुल हम जरा बताएंगे आप लोग। VSSC विक्रम साराभाई, बताइए। विक्रम साराभाई, S से स्पेस और C से सेंटर। बात समझ गए? एक बार बोलिए VSSC, बताइए। C से सेंटर, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए विक्रम नाम का एक लड़का था जो काफी साक्षरता वाला राज्य में जाकर के पढ़ाई लिखा किया। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन था? केरल था। तो केरल में जाकर के मतलब वो किया पढ़ाई, जिसके कारण से ही विक्रम साराभाई को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया और उसको इसरो का पितामह भी बनाया गया। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम, केरल में। इसका है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आपको
कहाँ पर स्थित है? देखिए सतीश लगा हुआ है, और जब सतीश लगा हुआ रहेगा तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ध्यान दीजिए ये जो है क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, बोलेंगे जरा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। चलेंगे तो आप लोग बताएंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा में है, यानी कि आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा में है। देखिए सतीश नाम का कोई व्यक्ति है, बात समझ में आ रहा है, और वो अंतरिक्ष की पढ़ाई करने के लिए कहाँ पर जाएगा? तो श्रीहरिकोटा में जाएगा। अंतरिक्ष की पढ़ाई करने के लिए कहाँ पर जाएगा? श्रीहरिकोटा में जाएगा। तो याद रखिएगा कि सतीश नाम का कोई आपका फ्रेंड है, और वो फ्रेंड जो है ना वो कहाँ पर रहता है? श्रीहरिकोटा में रहता है। कहाँ पे रहता है? श्रीहरिकोटा में। बात समझ में आ रहा है? श्रीहरिकोटा है कहाँ? तो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो बताइए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि SDSC। अब आप लोग फुल फॉर्म बताएंगे। SDSC बताइए। SDSC। हाँ बताइए। S से सतीश, D से धवन है ना, S से स्पेस, C से सेंटर। बताइए SC। ऐसे करेंगे आप लोग तो फिर याद ही हो जाएगा। पहले आप बिल्कुल अस्थिर होइए। आपको कितना इशारा कर रहे हैं हम आपको? SD और SC तो समझते ही है ना, कास्ट का नाम होता है। तो SDSC ऐसे बोलिए। SDSC। अब तोड़िए उसको। समझ गए? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि सतीश धवन स्पेस केंद्र ही बोल सकते हैं। तो सतीश नाम का कोई व्यक्ति है जो आपको पढ़ने के लिए कहाँ गया है? श्रीहरिकोटा में गया है, और पढ़ाई के साथ वो हरि का कीर्तन, हरि का नाम भी भजन करता रहता है, ताकि उसको जल्दी से नौकरी हो जाए, जल्दी से है ना कामयाब हो जाए। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ तक समझ में आया? तो एक प्रश्न पूछते हैं हम, जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे। आप बताएंगे राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ पर है? जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे। यही है ना खाने का तरीका और उल्लंघन करने का तरीका। आप बताइए। हैदराबाद में। आप बताइए। हैदराबाद। सही बात है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। और इसके बाद है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। देखिए मोबाइल में जो आप लोग, जैसे कैलकुलेटर होता है या फिर फाइल मैनेजर होता है, जो कुछ भी होता है, MP3 ऑडियो वीडियो फलाना चिलाना जो कुछ भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो जो ऐसे ऐसे करते रहते हैं उसको हम स्क्रॉल करते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जैसे आपको फ़ोन लगाना होता है तो आप डायलर पेड में जाते हैं ना, तो उसको डायलर पेड को क्या कहते हैं? ऐप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐप कहते हैं। तो ऐप है शॉर्ट फॉर्म, और ऐप का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन। क्या होता है? एप्लीकेशन। ऐप को हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, और एप्लीकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म ऐप होता है। तो हम लोग कहते हैं ऐप में जाओ, ऐप में जाओ। तो ऐप का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर माने मेरे बातों को समझ रहे हैं कि नहीं ये बताइए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो आपको कहाँ पर है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपको अहमदाबाद में है। स्पेस देखिए बताते हैं आपको, ये भी याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए एप्लीकेशन होता है ना, मोबाइल में ऐप होता है ना, उस ऐप को कहता है हमेशा साफ करके रखने के लिए। इसीलिए कुछ यूज़ करने के बाद अपडेट का ऑप्शन आता है, आप लोग प्ले स्टोर में जाकर के उसको अपडेट कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्यों करते हैं? मोबाइल को साफ करने के लिए, उस ऐप को साफ करने के लिए। जी। वो ऐप थक जाता है, उस ऐप को साफ करने के लिए अपडेट किया आता है, फिर वो साफ होता है, उसका कचरा सब इधर उधर हट गया, जो काम किया रहता है सब हट गया, फिर वो नया ताजगी में आ जाता है। तो बताइए कि जब जो आपका मोबाइल अगर काम नहीं करेगा, हैंग करेगा, क्यों? क्योंकि आप उसको अपडेट नहीं करते हैं। यदि अपडेट करके इसके बाद उसको आप काम करेंगे तो वो बिल्कुल फ्री चलेगा। तो फ्री चलेगा तो कहने का मतलब ये है कि उसमें इस ऐप में स्पेस देना अहम बात है कि नहीं है? जी ऐप में स्पेस देना, स्पेस का मतलब क्या होता है? जगह, खाली जगह छोड़ना। खाली जगह छोड़िएगा ना तो एकदम फ्री चलेगा मोबाइल। अगर खाली जगह नहीं छोड़िएगा ना तो फ्री नहीं चलेगा, हैंग करने लगा। सही बात बताया। हैंग नहीं होता है, हैंग मतलब लटक जाना, कुछ खोले लटका हुआ है। ठीक है, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है ना, आपको स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, एप्लीकेशन मतलब ऐप याद रखिएगा, और एप्लीकेशन में जो हम स्पेस देंगे तो वो अहम बात है ना।
मेरे बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एप्लीकेशन में जो स्पेस देंगे तो वो अहम बात है, इसलिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है? अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। बात यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, नासा का गठन कब हुआ? नासा का रिपोर्ट आप बराबर सुनते रहते हैं मोबाइल पर, नासा का रिपोर्ट आया है कि कल 2 दिन वर्षा होगा, कल धूप नहीं होगा, कल खूब आंधी आएगा। तो ये नासा एक एजेंसी है, बात समझ में आ रहा है? तो नासा का गठन कब हुआ है? तो 1958 ईस्वी में हुआ। नासा का गठन कब हुआ है? 1958 ईस्वी में हुआ है। और यहाँ पर इसके बाद लिखा है कि इसका जो मुख्यालय है, मुंह है शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, मुंह से हो गया मुख्यालय। इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। देखिए, नास तो वास, याद रख लीजिए, नास तो वास, नास तो वास। देखिए, नास वही बच्चा होगा जो पढ़ने पर ध्यान नहीं देगा, अंठिया देगा। अंठिया देगा मतलब 58, यानी कि 1958 ईस्वी में नासा का गठन हुआ। बताइए नासा का गठन कब हुआ? 1958 ईस्वी में। नासा का गठन कब हुआ है? 1958 ईस्वी आप में। बोले हैं नास तो वास, यानी कि नासा का जो गठन हुआ है 1958 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। नास तो वास, यानी कि नासा का स्थापना जो हुआ है 1958 में हुआ है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में है। आइए स्पेस एजेंसी के बारे में जरा हम बात करते हैं। ये सब अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो सारा स्पेस एजेंसी रहेगा। जैसे कि देख लीजिए आप, तो यहाँ पर स्पेस एजेंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा। क्या नाम है? नासा। और नासा का हम मुख्यालय कहाँ बताए थे? वाशिंगटन डीसी बताए थे। तो वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। अब देखिए, किसी चीज़ को आप वॉश करते रहिएगा, साफ सुथरा करते रहिएगा, कोई साइकिल है, बाइसिकल है, या कोई भी सामान, उसको साफ सुथरा करते रहिएगा तो थोड़ा उसका लाइफ ज़्यादा रहेगा ना, तो अमर हो जाएगा ना। अरे आप खुद को ही, शरीर को आप साफ नहीं कीजिएगा तो शरीर में बीमारी पड़ कर जल्दी मर जाएगा ना। इसलिए अमर होने के लिए थोड़ा वाश वूश करने के, तो वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? अमेरिका में। इसी से याद रखिएगा, वाश करेंगे तो अमर हो जाएंगे, इसलिए वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? अमेरिका में। अमेरिका में है। दूसरा है कि नासा क्या है? अगर आपसे पूछे कि नासा क्या है तो आप बोलेगा यह एक स्पेस एजेंसी है। क्या है? यह एक स्पेस एजेंसी है। हिंदी में कहेगा तब मौसम अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है। चलिए, अगर आपसे पूछेगा कि जाक्सा क्या है? जाक्सा, तो जाक्सा भी एक स्पेस एजेंसी है, जो कि कहाँ पर है? जाक्सा को याद रखना बिल्कुल आसान है, जो JAXA जाक्सा है, और JAPAN जापान। याद रखना आसान है कि नहीं? ठीक है, तो JAPA जाक्सा। हाँ, एन जापान हो गया। तो जापान जाक्सा कहाँ की मतलब एजेंसी है? जापान की एजेंसी है। और नासा कहाँ की एजेंसी है? वाशिंगटन डीसी की। डीसी मतलब अमेरिका की है। जी। ठीक है, इसके बाद है CNSA जो है, तो C से चीन होता है ना, C से चीन होता है ना, तो बस याद हो जाएगा। CNSA कहाँ की एजेंसी है? चीन की। ISA कहाँ की एजेंसी है? तो I से इंडिया भी होता है, और लेकिन यहाँ पर इंडिया नहीं है, I से इजराइल। I से इजराइल। I से इजराइल। अच्छा, CNSA 2 गो आया ना, और दोनों चीने का है। ठीक है, CNSA जो है सो दोनों चीने का है। इसके बाद है आपको रॉसकॉस्मॉस, बोलिएगा रॉसकॉस्मॉस, यानी कि ROSCOSMOS, बोलिए ROSCOSMOS। हाँ, यानी कि ये रॉसकॉस्मॉस जो है ना, ये आपको रूस की एजेंसी है। रॉसकॉस्मॉस से स्पष्ट हो रहा है, तो याद रखने की ज़्यादा झंझट नहीं है। अगर आपसे पूछे कि रॉसकॉस्मॉस क्या है? रूस की एक एजेंसी है। रूस की एक स्पेस एजेंसी है। रूस की एक स्पेस एजेंसी है। CNSA क्या है? चीन की एक स्पेस एजेंसी है। गजब। अब ये बताइए, जाक्सा जो है से कहाँ की एजेंसी है? जापान की एक स्पेस जापान की एजेंसी स्पेस है। एजेंसी। नासा कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की एजेंसी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब आइए चलते हैं, 2 बचा और है। ये है आपको सुपार्को जो है एजेंसी, ये आपको सुपार्को में पार्को लगा हुआ है। देखिए, PA पार्को लगा है, तो PA से याद रख लेंगे पाकिस्तान। सुपार्को में पार्को लगा, पा लगा है, इसलिए सुपार्को कहाँ की एजेंसी है? पाकिस्तान की एजेंसी है। इसके बाद है AEB जो है वह ब्राजील की एजेंसी है। AEB कहाँ की एजेंसी है? ब्राजील की एजेंसी है। AEB कहाँ की एजेंसी है? ब्राजील की एजेंसी है। AEB कहाँ की एजेंसी है? ब्राजील की एजेंसी है। ब्राजील की एजेंसी है। बात समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि कुछ एजेंसिया का नाम बताइए, तो क्या बताएगा? बोलिए नासा, CNS, देखिए नासा पर ही जोड़ लीजिए, जाक्सा, CNSA, ISA, इसके बाद है रॉसकॉस्मॉस, सुपार्को, AEB। देखिए AEB में एक चीज थोड़ा उल्टा याद रखना पड़ेगा। पहले था ना कि B से ब्राजील याद हाँ, B से ब्राजील याद रखना पड़ेगा। सही बात बताइए, अंतिम वाला वर्ड के लेटर को लेकर के। ठीक है, B से ब्राजील। तो ये सब जितना अभी देखे थे, ये सब आपको स्पेस एजेंसियां हैं, और सबका एजेंसियां कौन कहाँ पर है वो भी आपको बता दिया गया। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। अब है तो ये भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। ठीक है,
प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? प्रथम भारतीय उपग्रह का जो नाम है वो नाम है आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट एक गणितज्ञ भी थे, ये आपको पता है। 19 अप्रैल, बिल्कुल 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ से यह प्रक्षेपित किया गया था। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न बन रहा है। सबसे पहले बन रहा है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? भारत प्रथम भारतीय उपग्रह जो था उसका नाम था आर्यभट्ट। यानी कि गणितज्ञ जो है ना, उनको आप याद रखिए कि वो एक उपग्रह है, ठीक है। वो व्यक्ति के नाम पर ही रखा गया है। तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो है उसका क्या नाम है? आर्यभट्ट है। और ये जो आर्यभट्ट ये उपग्रह है, यह आपको 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ, बताएंगे आप लोग कि सोवियत संघ का मतलब क्या होता है? अमेरिका। सोवियत संघ का मतलब होता है रूस। क्या होता है? रूस। सोवियत संघ का मतलब रूस। रूस से इसको प्रक्षेपित किया गया था। प्रक्षेपित करने का मतलब होता है छोड़ा गया था वहां से। तो ये 1975 ईस्वी में सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया। प्रक्षेपित मतलब होता है छोड़ा गया। कहाँ से छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया आपको रूस से। कहाँ से छोड़ा गया? रूस से। हाँ। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है बताइए? आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट छोड़ा कब गया है? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। ये भी आसान है याद रखना। 19 अप्रैल 1975 को। बिल्कुल। बोलिए ना, 19 पूरा बोलिए। 1975 को। अब लैंग्वेज में बोलिए तो आर्यभट्ट उपग्रह को उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 को रूस से छोड़ा गया। बोलिए पूरा। आर्यभट्ट उपग्रह को आर्यभट्ट उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 को रूस से छोड़ा गया। अर्थात सोवियत संघ से छोड़ा गया। अर्थात सोवियत संघ से छोड़ा गया। बात यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे है भारत में निर्मित। भारत में निर्मित का मतलब क्या होता है? भारत में बना हुआ। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित। भारत में निर्मित और भारत में प्रक्षेपित। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। चलिए, यहाँ पर जो आप आर्यभट्ट बोले हैं वो गलत बोले हैं, इसको ज़रा समझिए। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह मतलब क्या हुआ, सो समझ लीजिए। अभी आर्यभट्ट के बारे में जो आप बताए, आर्यभट्ट जो छोड़ा गया था वो सोवियत संघ मतलब रूस से छोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन बनाया गया था भारत में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या आ रहा है? बड़ी जानदार प्रश्न है, जरा इसको समझिएगा, बहुत ही जानदार है। मतलब भारत में निर्मित अब भारत से प्रक्षेपित, मतलब भारत में बना अब भारत से ही छोड़ा गया। अब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो भारत में निर्मित और भारत में ही प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह जो था उसका नाम था रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी नाम था। क्या नाम था? रोहिणी नाम था। बात समझ में आ रहा है? और रोहिणी भारत की ही है ना, दिख ही रहा है, हाँ, नक्षत्र का ही नाम है। तो भारत में निर्मित और भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? रोहिणी है। और रोहिणी में लगा दीजिएगा आप RS1। क्या लगा दीजिएगा? रोहिणी में क्या लगा दीजिएगा? RS1। मतलब भारत में निर्मित अब भारत में प्रक्षेपित पहला उपग्रह का नाम बताइए। रोहिणी RS1। क्या नाम है? बात समझ में आया कि नहीं? इसके बाद है भारत का पहला मौसम उपग्रह। मतलब भारत का पहला मौसम उपग्रह जो है, भारत का पहला मौसम उपग्रह का नाम है कल्पना 1। कल्पना 1 जो उस यान में गई थी ना, कल्पना नाम के कोई व्यक्ति गए थे ना, उनके नाम पर ही रख दिया कल्पना 1, ठीक है। इसका पुराना कल्पना 1 का पुराना नाम है मैटसेट। क्या नाम है? पूरा मैटसेट। हाँ, मैटसेट, ठीक है। तो कल्पना नाम का जो कल्पना 1 जो था उसका पुराना नाम क्या है? मैटसेट। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये तो समझ गए ना, भारत में निर्मित और प्रक्षेपित, ये समझ गए ना कौन है? रोहिणी RS1। आप एक क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला मौसम उपग्रह, देखिए भारत का पहला मौसम उपग्रह जो कहेगा ना, तो पहला मौसम उपग्रह है आपको कल्पना। ऐसा सोच लीजिए कि मौसम नाम की जो लड़की है ना, वो कल्पना नाम के जगह पर वो एग्जाम दे रही है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रखिए कि भारत का पहला मौसम उपग्रह, भारत का पहला मौसम उपग्रह जो है उसका क्या नाम है? कल्पना। अब तो नहीं भूलेंगे ना, कल्पना 1 है, जो कि आपको इसका पुराना नाम क्या है? मैटसेट। थी ना। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद है कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह, भारत का प्रथम संचार उपग्रह जो है वह एप्पल है, और वही एप्पल के नाम पर ही एप्पल फोन चलाया गया है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। बात समझ में आ रहा है? कौन सा है? एप्पल है।
भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। चलिए जरा ध्यान दीजिए, भारत का प्रथम संचार उपग्रह मौसम उपग्रह, इस समय आप फंसेंगे तो इसलिए इसका निराकरण कीजिए जरा। संचार उपग्रह है, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संचार का मतलब कम्युनिकेशन, मतलब हम अपने बातों को दूसरे जगह तक जो भेजेंगे तो किस फोन से भेजेंगे? संचार से भेजेंगे। किस फोन से? एप्पल के फोन से। एप्पल के फोन से। किस फोन से? एप्पल के फोन से। इसलिए भारत का प्रथम संचार उपग्रह, संचार जब लगा देगा तो संचार का मतलब कम्युनिकेशन होता है अंग्रेजी में, और संचार का मतलब क्या होता है? एक बात को दूसरे जगह तक, माने ये अपनी बातों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए हम लोग किसका? मोबाइल का यूज करते हैं ना। मोबाइल कौन मोबाइल का यूज करेंगे? एप्पल का। इसलिए भारत का प्रथम संचार उपग्रह यदि बोलते तो क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। बात कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। इसका अगला है कि भारत का प्रथम चंद्र मिशन, भारत का प्रथम चंद्र मिशन यानी कि चंद्रमा पर जाने के लिए जो मिशन बनाया गया, किस यान से? तो चंद्रयान फर्स्ट से, जो सबसे पहले जो जाया गया। हाँ, तो सबसे पहले जो जाया गया तो चंद्रयान फर्स्ट ना लगेगा, दूसरी बार चंद्रयान सेकेंड लगेगा। तो इसलिए याद रखिए कि अभी तक में कितना यान भेजा जा चुका है? 3 भेजा जा चुका है ना। भारत का प्रथम चंद्र मिशन जो है चंद्रयान फर्स्ट है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन जो है वो क्या है? चंद्रयान फर्स्ट है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन जो है क्या है? चंद्रयान फर्स्ट है। बात ये तो हमको लगता है भूलवे नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है। भूलने के लिए ये भूल सकते हैं, इसको हम घेर देते हैं। भारत का प्रथम संचार उपग्रह, और वो भी नहीं भूलेगा क्योंकि हम बहुत अच्छा समझा चुके हैं। संचार का मतलब क्या होता है? अरे नहीं याद रहे तो देखिए, संचार मतलब समाचार समझिए। समाचार को अगर पठाना हो किसी दूसरे के पास तो किसके माध्यम से पहुंचाएंगे? एप्पल के माध्यम से। बात समझ में आ रहा है? किसके माध्यम से? एप्पल के माध्यम से। ठीक है, ये बात है। इसके बाद आगे चलिए, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ है पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। कहने का मतलब समझे? पृथ्वी पर अवलोकन करने वाला, पृथ्वी पर अवलोकन। अवलोकन मतलब होता है निरीक्षण करना, मतलब जांच पड़ताल करना। पृथ्वी पर जा जाकर घूम करके देखने वाला एक उपग्रह बनाया गया, तो कहाँ पर क्या है नहीं है। नहीं समझे मेरा बात? अवलोकन समझ गए ना? ऑब्जर्वेशन करना उसको कहा जाता है, निरीक्षण करना, जांच करना, देखना, इन्वेस्टिगेशन करना। बात समझ में आ रहा है? तो पता लगाना ये भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, पहला पृथ्वी अवलोकन यानी कि सबसे पहले जो पृथ्वी पर अवलोकन करने वाला उपग्रह बनाया गया, इसका क्या नाम था? तो देखिए इसका नाम है EOS-03। क्या नाम है जल्दी बताइएगा? और जानते हैं इसको भी याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम बताए थे कि पृथ्वी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पृथ्वी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। तो उसी से शुरू है EOS-03। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? EOS-03। तो एक बार पहले इतना को हम क्लियर करते हैं। बताइए, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। तो क्या बताए थे? मतलब संचार मतलब समाचार जो पहुंचाएंगे दूसरे को, एप्पल के फोन से, है ना। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट, प्रथम चंद्र मिशन है तो चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत का पहला मौसम उपग्रह, कल्पना। इसके ब्रैकेट में क्या बताए थे? इसका पुराना नाम है मैटसेट। क्या नाम है? मैटसेट। अच्छा, भारत में निर्मित, अब भारत में प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह है? रोहिणी RS-1। रोहिणी RS-1। अब आगे बताइए कि भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना 1। हाँ बिल्कुल, मौसम के जगह पर कल्पना बैठेगी ना, इसलिए कल्पना 1। और कल्पना 1 को ब्रैकेट में क्या बताते हैं? मैटसेट, उसका पुराना नाम। तो बताइए एक बार, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, पृथ्वी का अवलोकन करने वाला उपग्रह EOS-03। पृथ्वी, जैसे पृथ्वी आता है, पृथ्वी मतलब अर्थ, बात समझ गया? इसके बाद आपको जो है भारत का पहला सौर मिशन, सौर का मतलब सूर्य पर जो जाने वाला मिशन किया गया, सूर्य पर। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? भानु, भास्कर, आदित्य होता है कि नहीं होता है? पहले ये बता दीजिए आप लोग। इतना पता होगा तो क्वेश्चन तुरंत याद हो जाएगा। देखिए, जब चंद्रमा पर भेजा गया तो चंद्रयान हो गया, और सूर्य पर भेजा गया तो सूर्ययान होगा। तो सूर्ययान को नहीं बोल करके यहाँ पर आदित्य लगा दिया है, आदित्य L1। क्या लगा दिया है? आदित्य L1। यानी कि भारत का पहला सौर मिशन, भारत का पहला सौर, सौर मतलब सूर्य, सौर मतलब सूर्य, सूर्य मतलब जानते ही हैं, है ना। तो भारत का पहला सौर मिशन, भारत का पहला सौर मिशन जो है मतलब सूर्य पर भेजे जाने वाला जो मिशन किया गया, तो उसका क्या नाम था? आदित्य L1 था। क्या नाम था? हाँ, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। पहली बार गया तो L1 हो गया, और इसके बाद आपको सूर्य पर गया तो आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य होता है।
गाना नहीं, छठ वाला में गाना, उगा हो सूरज देव आदित्यनाथ, ऐसे करके कुछ ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रक्षेपण यान के बारे में जरा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रक्षेपण यान के बारे में। यान समझते हैं ना, जैसे वायुयान, जलयान, ये सब यान का मतलब जहाज होता है। यान का मतलब क्या होता है? जहाज। देखिए SLV का फुल फॉर्म क्या होता है? अब है SLV का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए SLV है, SLV का पूर्ण रूप जो होता है, पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म होता है, क्या होता है फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म होता है, बोलिएगा पहले ये बोलिए SLV। देखिए S से सेटेलाइट, L से लॉन्च, V से व्हीकल। चलिए, तो देखिए ये जो हम आपको व्हीकल बोल दिए, व्हीकल इसको क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? व्हीकल। क्या बोलेगा? व्हीकल मतलब वाहन होता है, गाड़ी होता है, यान होता है। ठीक ना? सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बोलिएगा सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बोलिए सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो किसका फुल फॉर्म है? किसका फुल फॉर्म है? SLV का। किसका है? SLV का। बोलिए S से सेटेलाइट, L से लॉन्च, V से व्हीकल। बात समझ गए? इसके बाद है आपको ASLV। क्या है? ASLV का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए? फुल फॉर्म क्या होता है? ASLV का फुल फॉर्म जो होता है ना, तो यहाँ पर देखेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑगमेंटेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैसे देखिए अगस्त में होता है ना AUGUST, अगस्त, तो उसी तरह से हम इसको AUG है तो ऑगमेंटेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑगमेंटेड सेटेलाइट। अभी आप बताए थे ना कि ये हमको पूरा मिलता है उसमें से, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, मिलेगा। ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए यहाँ पे SLV था ना, इसमें केवल A लगा देना है। SLV वाला याद हुआ? SLV का बोलिए। S से सेटेलाइट, हाँ। L से लॉन्च, और V से व्हीकल, तो इसमें A लगाइए तो A लगा करके ऑगमेंटेड हो जाएगा। बोलिए हाँ, ऑगमेंटेड लॉन्च, सॉरी ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV में तो बोले आपको लगाने के लिए, फिर मिस्टेक क्यों हो रहा है बताइए? SLV का बताइए। SLV का S से सेटेलाइट, हाँ। L से लॉन्च, हाँ। और V से व्हीकल। अब उसमें A लगाना ना केवल, A से तो A से ऑगमेंटेड, S से सेटेलाइट, L से लॉन्च, V से व्हीकल। देखिए इसको कहा जाता है दिमाग लगा के पढ़ाई करना। इसी तरह से पढ़ाई कीजिए, आपका पढ़ाई सिंपल हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है SSLV। क्या है? SSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए S से होता है स्मॉल, केवल स्मॉल जोड़ दीजिए, बाकी वही वाला है। बोलिए आप, बोलिए। स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हाँ। L से लॉन्च, हाँ, V V से से व्हीकल। ठीक है, तो बताइए क्या सब है? स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल एक याद है, समझे ना? एक याद है तो सब याद हो गया क्या? अब है PSLV। देखिए PSLV है तो P से केवल एक याद रखिए, पोलर, अब बाकी सब वही है। P से पोलर, S से सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर PSLV का पूर्ण रूप जो होता है, P से क्या होता से है? पोलर, S से सेटेलाइट, L से लॉन्च, V से क्लियर। अब आगे चलिए, अब GSLV है ना, उसमें केवल G का लगा दीजिए, बाकी सब सेम वही है। G से होता है आपको, चलिए बुआ, तो इसको भी जरा याद रखिएगा। ये जो लिखा हुआ है ना GSLV है ना, तो केवल G का जोड़ना है आपको। ठीक है, तो जियोसिंक्रोनस। क्या बोलेगा? हाँ, जियोसिंक्रोनस लिखना है तो लिख लीजिएगा। जियोसिंक्रोनस है, सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का है। बोल के जरा एक बार बताइए, GSLV का बताइए। जी से जियोसिंक्रोनस, बोलिए। बात समझ गए? तो ये बात था आपको। इसके बाद है SLV3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान है। अब देखिए ये भी प्रश्न आपका, भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान जो है SLV3, भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। SLV3। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए, है ना। SLV3 जो है भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान है। SLV जो है भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान है। बताइए भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। SLV3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। SLV3 है। इसके बाद है भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है बताइए। रोहिणी RS1 भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? और ये 18 जुलाई 1980 ईस्वी को, कब? 18 जुलाई 1980 को
SLV-3 से भेजा गया था। कहने का मतलब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी जो बात हो रही है इसको हम जरा क्लियर करते हैं। SLV-3 जो हुआ वो एक यान हुआ, मतलब एक जहाज हुआ, और रोहिणी 1 जो था ना, रोहिणी RS-1, वो एक उपग्रह हुआ। जरा बात को समझिएगा, जैसे बस है ना, और बस में आप लद के कहीं जाते हैं दूसरी जगह ना, तो वही बस हुआ क्या चीज़ था, SLV-3। SLV-3 क्या हुआ, SLV-3 एक यान हुआ, एक प्रक्षेपण यान हुआ, लेकिन उसमें रख के जो ले जाया गया उपग्रह ले जाया गया, और उस उपग्रह का नाम था रोहिणी RS-1। रोहिणी RS-1। बात समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। इसके बाद है 18 जुलाई 1980 ईस्वी को यह भेजा गया। कब भेजा गया, 18 जुलाई 1980 ईस्वी को 18 जुलाई 1980 ईस्वी को भेजा गया, है ना। और किससे भेजा गया था, SLV-3 से भेजा गया, SLV-3 से भेजा गया, ठीक है। इसका PSLV का अन्य नाम क्या है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल था ना, तो इसका जो अन्य नाम है वर्क हॉर्स। क्या नाम है, वर्क हॉर्स। हॉर्स मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो इसलिए वर्क हॉर्स इसलिए नाम दिया गया होगा क्योंकि सारा काम उसी से किया जा रहा होगा। तो बताइए PSLV का अन्य नाम क्या है, वर्क हॉर्स। वर्क हॉर्स, बात समझ रहे हैं। वर्क हॉर्स जो है वो उसका आपको नाम है, ठीक है। इसके बाद आगे चलिए, इसके बाद है GSLV। GSLV का फुल फॉर्म आपको बता ही चुके हैं, जी से जियो सिक्रोनस, और जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसके माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। मतलब जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसके माध्यम से कैसा भार वाले सामान को भेजा जाता है। बिल्कुल सही, अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है। अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है। अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है। तो एक बार जरा हम प्रश्न को रिपीट करेंगे। पहले ये बताइए कि भारत का, जिससे सभी लोग बता सकते हैं, गलत नहीं बताएगा, प्लीज सोच के बताएगा। भारत का प्रथम संचार उपग्रह, एप्पल। बस ट्रिक सोच के बताइएगा, आपको आंसर निकल जाएगा। भारत का प्रथम चंद्र मिशन, हाँ बिल्कुल सही बात है। पहला पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह, पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह SLO-3 नहीं, नाम से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी का अंग्रेजी क्या होता है, EOS-03। अच्छा, भारत का पहला सौर मिशन, भारत का पहला सूरज पर जो मिशन भेजा गया था, सूरज का पर्यायवाची क्या था, भूल गए, आदित्य L1, आदित्य L1, ठीक है। तो अब ये बताइए आप लोग SLV-3 क्या था, जरा सोच के बताइए। SLV-3 क्या था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो व्हीकल मतलब क्या होता है, जानते हैं आप लोग, व्हीकल मतलब होता है गाड़ी, यान। तो ये स्पष्ट हो गया ना, अब वो एक यान था। ये क्या था, वो एक यान था, प्रथम प्रक्षेपण यान था। और उस यान में किसको लेके गया था, क्या लेके गया था, उपग्रह लेके गया था। और कौन सा उपग्रह लेके गया था, भारी उपग्रह जो ले जाया जाता है वो GSLV में ले जाया जाता है। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फिर आप लोग डाइवर्ट हो चुके हैं। SLV-3 क्या है ये बात समझे। अभी उपहार, ये अभी आपको उदाहरण दिए थे ना बस वाला, की बस का मतलब जिसमें आप जाते हैं। तो SLV-3 एक यान था। SLV हुआ ना भाई, तो S से सैटेलाइट हुआ, L से लॉन्च हुआ, अभी से व्हीकल हुआ। तो व्हीकल का मतलब होता है गाड़ी, गाड़ी मतलब यान, गाड़ी मतलब यान। तो उस यान में आपको क्या ले गया था, रोहिणी। क्या ले गया था, रोहिणी। तो भारत का प्रथम उपग्रह जो था रोहिणी RS-1, उसी को ले जाया गया था। कब ले जाया गया था, तो 19 जुलाई 1980 ईस्वी को। कब ले जाया गया था, 19 जुलाई 1980 ईस्वी को। 19 जुलाई 1980 ईस्वी को। 18 जुलाई है, 18 जुलाई 1980 ईस्वी को। 18 जुलाई 1980 ईस्वी को। 18 जुलाई 1980 ईस्वी को SLV से भेजा गया था। तो बोलिए SLV-3 से किसको भेजा गया था, रोहिणी RS-1 को भेजा गया था। और कब भेजा गया था, 18 जुलाई 1980 को। 18 जुलाई 1980 को। और यदि आपसे पूछ दे कि इन ऑप्शन दे दे, इनमें से कौन अधिक भार वाले उपग्रह को, इनमें से किसके द्वारा अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है, ऑप्शन बोलने ही वाले थे लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बताइए, भारत का पहला मौसम उपग्रह,
पुराना नाम क्या था? क्या नाम था? सेटमेट, सॉरी मैट सेट, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे। प्रथम भारतीय उपग्रह, मतलब प्रथम भारतीय उपग्रह बताना है। आर्यभट्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975। हाँ, और ये छोड़ा कहाँ से गया था? रूस से छोड़ा गया, इसके सोवियत संघ से छोड़ा गया। अच्छा, एक ऐसा उपग्रह का नाम बताइए जो भारत में निर्मित हुआ और भारत से ही प्रक्षेपित किया गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो अब बताइए एक बात, नासा क्या है? अमेरिका का एजेंसी है, ठीक है। नासा में लगा ना NASA, तो ए लगा है, एशिया अमेरिका, याद हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे चलिए। नासा के बाद आपको है जाक्सा, जापान का एक एजेंसी है। अच्छा, अब ये बताइए CNSA, चीन का एजेंसी है। रोसकोसमोस, सुपारको, सुपारको पा लग रहा है, पाकिस्तान का एक। का। चलिए अब ये बताइए AEB, ब्राजील का एक। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, नासा का गठन कब हुआ? एक बार फिर से बताइए। नासा, देखिए बच्चा नास कब हो जाएगा? जब हम उसको बोलेंगे या नहीं पढ़ेगा, अंठी आ देगा, तो 1958 में। तो नासा का गठन कब हुआ है? 1958 इसका मुख्यालय कहाँ है? में। DC में है। बात यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ट्रिक बताए हैं, गलत मत कीजिएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? सोच के बताइए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बोले थे कि अगर एप्लीकेशन मतलब ऐप में स्पेस देकर के छोड़ेंगे तो क्या होगा? अहमदाबाद। अहम बात याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलिए। इसके बाद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। चलिए, इसके बाद है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC कहाँ पर स्थित है? हम बताए थे विक्रम जो ज्ञानी बना वो कहाँ जाकर के? साक्षरता वाला राज्य में जाकर के, केरल के तिरुवनंतपुरम में बना। भारतीय, गलत मत कीजिएगा, भारतीय सुदूर संवेदी एजेंसी, जब बताए थे भारतीय लग जाएगा तो दूर तो भारतीय सुदूर देहरादून। भारत के लोग दूर जाकर के कमाते हैं, देहात को तोड़ करके नहीं ढूंढते हैं कब से। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद। अच्छा बताइए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा, अब ये बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई है? बताए थे जिस दिन देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, गलत मत कीजिएगा। आई से इसरो, एस से सेटेलाइट, सॉरी एस से स्पेस, एस से स्पेस, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक बार पुनः फिर से बोलिए, गलत बोल दिया आपने। आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आशा है कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव जरूर लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।